उज्जैन नगरी अपने वैभव, विद्या और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस नगर का नाम लेते ही लोगों के मन में एक ही छवि उभरती थी, एक ऐसे राजा की छवि जो विद्वानों का सम्मान करता था, प्रजा का पिता माना जाता था और न्याय के तराजू को कभी डगमगाने नहीं देता था। ये राजा था भोज। सिंहासन पर बैठा भोज जितना महान था, उतना ही सजग और चिंतित भी था। उसे ये जानने की लालसा रहती थी कि जो आदेश वो दरबार में बैठकर देता है, क्या वही आदेश जमीनी स्तर पर भी उतने ही निष्पक्ष रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं। दरबार में फरियादी आते, मंत्री निर्णय सुनाते और न्याय का काम पूरा मान लिया जाता, पर भोज के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि क्या सचमुच हर पीड़ित को न्याय मिल रहा है। एक रात भोज को नींद नहीं आई। महल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने नगर की गलियों में जलते दीपक देखे। उसे लगा जैसे वो दीपक उसे पुकार रहे हों। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो स्वयं जाकर देखेगा कि उसकी प्रजा किस हाल में है। अगली सुबह उसने अपने विश्वस्त सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि उसके लिए साधारण वस्त्र तैयार किए जाएं। न कोई मुकुट, न रेशमी वस्त्र, न राजचिन्ह। वो आज एक सामान्य व्यापारी के रूप में नगर में निकलेगा। सेवक घबरा गया, पर राजा के चेहरे की दृढ़ता देखकर चुप रहा। साधारण धोती, मोटा अंगवस्त्र और कंधे पर एक झोला लिए भोज महल से निकल पड़ा। उज्जैन की गलियां सुबह सुबह चहल पहल से भरने लगी थीं। कहीं सब्जी वाले अपनी टोकरियां सजा रहे थे, कहीं कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को आकार दे रहे थे, तो कहीं बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। भोज सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि नगर शांत और समृद्ध दिख रहा है, पर वो जानता था कि सच्चाई हमेशा सतह पर नहीं होती। थोड़ी दूर चलने पर वो एक चौराहे पर पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भोज ने पास जाकर सुना, एक वृद्ध किसान रोते हुए कह रहा था कि उसका पड़ोसी उसके खेत की मेड़ खिसका रहा है। किसान का कहना था कि वो कई बार न्यायालय गया, पर वहां के अधिकारी हर बार उसे टाल देते हैं क्योंकि उसका पड़ोसी धनवान है। भोज का मन कसैला हो उठा। उसने सोचा, क्या सच में मेरी प्रजा के साथ ऐसा हो रहा है? भोज ने किसान से बात की। उसने साधारण व्यापारी बनकर पूछा कि मामला क्या है। किसान ने अपनी व्यथा विस्तार से सुनाई। कुछ ही देर में वो धनवान पड़ोसी भी वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो जोर से बोला कि जमीन उसी की है और ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। आसपास खड़े लोग चुप थे, शायद डर के कारण। भोज ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, ना किसी को डांटा। वो बस देखता और सुनता रहा। भोज ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष न्यायालय चले। धनवान व्यक्ति हंस पड़ा और बोला कि वहां वही होगा जो हमेशा होता है। ये बात भोज के दिल में तीर की तरह लगी। वो समझ गया कि समस्या केवल एक खेत की नहीं है, समस्या न्याय की धारणा की है। उसने दोनों को अगले दिन फिर उसी स्थान पर मिलने को कहा और स्वयं वहां से चला गया। अगले दिन भोज पुनः उसी चौराहे पर पहुंचा, पर इस बार उसने अपने साथ नगर के कुछ अनुभवी वृद्धों को भी बुला लिया था, जो ना तो अधिकारी थे और ना ही किसी पद पर थे, बस ईमानदार और सम्मानित नागरिक थे। भोज ने उनसे कहा कि वे इस विवाद को सुने और बिना किसी डर या लालच के निर्णय दें। किसान और उसका पड़ोसी फिर से अपनी बातें रखने लगे। वृद्धों ने खेत की सीमाएं देखीं, पुराने चिन्हों को परखा और सच्चाई समझी। निर्णय किसान के पक्ष में गया। धनवान व्यक्ति गुस्से से लाल हो गया। उसने वृद्धों पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। तभी भोज आगे बढ़ा और उसने अपनी पहचान प्रकट की। राजा को सामने देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। धनवान व्यक्ति के चेहरे से रंग उड़ गया। भोज ने शांत स्वर में कहा कि आज जो निर्णय हुआ वो न्याय का था, ना कि शक्ति या धन का। उसने आदेश दिया कि किसान को उसका खेत वापस मिले और जो अधिकारी इस मामले में लापरवाही कर रहे थे उनकी जांच हो। ये घटना नगर में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि राजा स्वयं साधारण वेश में घूम रहा है। कुछ लोग डर गए, कुछ खुश हुए। भोज ने अगले कई दिनों तक यही क्रम जारी रखा। वो कभी मजदूर बनकर, कभी साधु के रूप में और कभी व्यापारी बनकर नगर और आसपास के गांव में गया। हर जगह उसने लोगों की बातें सुनी। कहीं किसी विधवा की जमीन हड़पी जा रही थी, कहीं किसी कारीगर को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा था, तो कहीं कर वसूलने वाले अत्याचार कर रहे थे। हर मामले में भोज ने पहले सुना, फिर समझा और फिर न्याय का तराजू तौला। वो जानता था कि न्याय का असली रूप तभी सामने आता है जब शासक स्वयं सत्य देखने का साहस रखे। एक दिन उसे एक ऐसा मामला मिला जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया।
एक युवक पर चोरी का आरोप था और उसे कठोर दंड दिया गया था। भोज ने गहराई से जांच की तो पता चला कि युवक निर्दोष था और असली दोषी कोई और था। भोज ने तुरंत आदेश दिया कि युवक को मुक्त किया जाए और दोषी को दंड मिले। इन घटनाओं के बाद भोज ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि सत्य और करुणा का संतुलन है। उसने कहा कि यदि कोई अधिकारी धन, डर या पक्षपात के कारण न्याय से डगमगाता है, तो वह राजा का नहीं बल्कि अन्याय का सेवक है। भोज ने न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए। उसने यह व्यवस्था बनाई कि आम लोग सीधे अपनी बात कह सकें और उनकी शिकायतें अनसुनी ना रहें। समय बीतने लगा। उज्जैन में यह विश्वास गहराने लगा कि राजा केवल सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करता, बल्कि हर गली और हर मन में बसता है। लोग अपने बच्चों को राजा भोज की कहानियां सुनाने लगे। वे बताते कि कैसे राजा ने साधारण वेश में आकर न्याय का तराजू थामा और उसे कभी झुकने नहीं दिया। एक दिन एक बालक ने अपने पिता से पूछा कि राजा इतना कष्ट क्यों उठाता है, जबकि वह आराम से महल में रह सकता है। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जो राजा अपनी प्रजा का दर्द नहीं समझता वह केवल शासक होता है, सच्चा राजा नहीं। भोज सच्चा राजा था, इसलिए वह न्याय को अपनी आंखों से देखना चाहता था। जीवन के अंतिम वर्षों में भोज जब अपने कार्यों पर विचार करता था तो उसे संतोष होता था। उसे पता था कि उसने हर अन्याय को नहीं मिटाया, पर उसने न्याय की दिशा जरूर तय कर दी। उसने यह सिखाया कि सत्ता का अर्थ भय नहीं बल्कि विश्वास है, और न्याय का तराजू तभी संतुलित रहता है जब उसे थामने वाले हाथ निष्पक्ष हों। इस लोक कथा का संदेश समय के साथ और भी प्रासंगिक होता गया। यह कहानी बताती है कि सच्चा शासक वही होता है जो स्वयं को प्रजा से ऊपर नहीं बल्कि उनके बीच मानता है, जो बिना वेश, बिना पद और बिना अहंकार के सत्य को स्वीकार करे। राजा भोज की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि हर युग के लिए एक सीख है कि न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि चरित्र से जन्म लेता है।